$2 ट्रिलियन का टोटल लॉस इन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी एक ऐसे सेक्टर के फेलियर से जिसे टू बिग टू फेल माना जाता था। क्या वजह थी इस ग्लोबल क्राइसिस के पीछे? क्या इसे रोका जा सकता था? आने वाले समय पे इसका क्या असर होगा? लेट्स नो एवरीथिंग इन डेप्थ अबाउट द इंसिडेंट व्हिच शुक द वर्ल्ड, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। .com बबल के बर्स्ट होने से 2001 में यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट स्टॉक्स पर पड़ा। एडोबी, अमेज़न, सिस्को, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे मार्केट लीडर्स के स्टॉक्स 90% तक नीचे जा चुके थे। फॉर पर्सपेक्टिव, नैस्डैक इंडेक्स अपने पीक 5100 से सीधा 1100 पॉइंट्स पे आ गया था, वो भी सिर्फ 2 सालों में। अ फॉल ऑफ अराउंड 80%। ये तो बात हुई उन कंपनीज की जो इस खराब समय को झेलने में सक्सेसफुल रह पाई। लाइकोस, नैपस्टर, कॉस्मो, अल्टाविस्टा, पेट्स.com जैसी कई कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को या तो किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को बेचना पड़ा या कंप्लीटली वाइंड अप करना पड़ा। जो जीडीपी ग्रोथ रेट 1997 से 2000 के बीच में 4.5% एवरेज कर रही थी, इट क्रैश टू अराउंड 1% इन 2001। .com क्राइसिस के साथ साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैंडल्स और 9/11 टेररिस्ट अटैक्स ने भी इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। फेडरल डिस्काउंट रेट, जिसे हम लोग रेपो रेट भी कह सकते हैं, अर्ली 2001 में 6.5% पर थी। वो जून 2003 में 1% पर आ गई थी। द एरा ऑफ चीप मनी। हाउसिंग प्राइसेस बबल। अमेरिकन्स का चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ही था। 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऑलमोस्ट 2006 तक हाउसिंग प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे। रियल एस्टेट को बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। लोगों को जैसे यकीन हो गया था कि हाउसिंग प्राइसेस कभी गिर ही नहीं सकते। ये तेजी 2001 के इंटरेस्ट रेट कट्स के बाद और एक्सेलरेट हो गई। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें से बहुत से लोग फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी थे। ऑल टाइम लो इंटरेस्ट रेट्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाया अमेरिका की आम जनता ने। घर खरीदने के लिए लोन लेना was a smart idea because housing prices were relentlessly going up. इस तेजी पे ब्रेक अर्ली 2006 में लगा जब हाउसिंग प्राइसेस ने 77 इयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। अगले 3 साल 2006 से 2008 में हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स्ड बाय एन एवरेज ऑफ अराउंड 30% across the country. Worst affect a lot were those areas जहां foreclosure rates were high. But what is foreclosure? जब loan action of taking possession of a mortgaged property fails to keep up their mortgage payments. Unchecked lending. American banks और financial institutions loans देने की रेस में लग गए। आखिर लोन्स देने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Even if the home buyers defaulted on their mortgages, वो सिंपली उस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेच देंगे। और क्योंकि प्रॉपर्टी रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें फोरक्लोजर से प्रॉफिट ही होगा। बैंक्स का सारा फोकस क्वालिटी ऑफ लोन से हटकर क्वांटिटी हो गया था। अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स डे बाय डे गिरते चले गए। इस प्रोसेस में बैंक्स ने नोइंगली ऐसे लोन्स भी जनरेट किए जो इनके लेंडिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते थे। सीधा हिसाब था, जितने ज्यादा लोन्स उतने ही इंसेंटिव्स और बोनसेस। बैंक स्टार्टेड डोलिंग आउट हाई रिस्क निंजा लोन्स। निंजा यानी नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स। 2003 तक सिचुएशन कंट्रोल में थी। प्राइम मॉर्गेजेस का मार्केट शेयर वाज स्टडी एट अराउंड 85% ऑफ द टोटल लोन्स अंडररिटन। दिस शेयर ड्रॉप्ड टू 64% ऑफ द टोटल इन 2004, 56% in 2005 and 52% in 2006, meaning that nearly half of mortgage organizations in 2006 were of poor quality. Securitization and financial engineering. The practice of securitization was at the heart of the global financial क्राइसिस ऑफ 2008। आसान शब्दों में सिक्योरिटाइजेशन का मतलब हुआ डिफरेंट इनकम जनरेटिंग एसेट्स को बंडल करके सेल करना। ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट OTD मॉडल के मदद से बैंक्स अपने अंडररिटन लोन्स थर्ड पार्टीज को बेच सकते थे। ये मॉडल तीनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन थी। सिक्योरिटाइजेशन काफी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इस मार्केट में असली बूम 2001 के बाद आया। Non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS) nearly 3 गुना हो गए, from 1 trillion to 2.7 trillion between 2003 to 2007.
collateralized debt obligations (CDOs), which consist of lower-level tranches or less safe parts of RMBS, grew even faster from nearly $300 billion to $1.1 trillion during the same period. ये बात काफी क्लियर है कि 2006 आते-आते most of the lower-rated and high-risk loans की फंडिंग सिक्योरिटाइजेशन से ही हो रही थी। आपको हैरानी ये जानकर होगी कि अप्रोक्सीमेटली 85% RMBS और CDOs को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, S&P एंड फिच ने AAA रेटिंग दी थी, क्लेमिंग दे वर एज सेफ एज US ट्रेजरी बिल्स। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि दीज सिक्योरिटीज वेर AAA रेटेड ओनली ऑन पेपर। हकीकत में तो इन एसेट्स में कई सारे लोअर रेटेड हाई रिस्क लोन्स भी शामिल थे। ओवर लिवरेज एंड मिसप्राइसिंग ऑफ रिस्क। लो इंटरवल की बात की जाए तो एक फीडबैक लूप बन चुका था। एज द सस्टेन्ड राइज इन एसेट प्राइसेस इन मॉर्गेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ बैंक्स, which in turn fueled the search for more leverage and further increased the demand for these assets. जब क्राइसिस हिट हुआ तब एसेट्स प्राइसेस तेजी से नीचे गिरे और वही फीडबैक लूप अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग गया। This loop contributed to the freezing up of liquidity in credit markets. Late 2007 के अराउंड काफी सारे लोग अपने होम मॉर्गेजेस पर डिफॉल्ट करने लगे। बेसिकली ये वो लोग थे जिनको डर्ट चीप इंटरेस्ट रेट पर होम लोन तो मिल गए थे, मगर इनके पास इस लोन को रीपे करने की कैपेसिटी कभी थी ही नहीं। As per the US Federal Reserve, loan delinquency rates यानी ऐसे लोन्स जो ड्यू डेट पार कर चुके हैं, jumped more than 4 folds from 5% to 22% between 2005 to 2008. Investment banks were highly leveraged at the time of the crisis. Lehman Brothers had a leverage ratio of 44:1. जी हाँ, सही सुना आपने। In other words, Lehman Brothers ने $44 के loans issue किए for every $1 it had as reserves. The way Lehman was structured, a little over 2% fall in the market value of its investments could wipe out the bank's existence. और ठीक ऐसा ही हुआ। September 15th, 2008 को Lehman Brothers ने Chapter 11 petition फाइल किया with more than $600 billion in assets, the largest bankruptcy filing till date in US history. The aftermath. Strictly speaking, the Great Recession began in December 2007 and ended in June 2009, which makes it the longest recession since World War II. Real gross domestic product (GDP) fell 4.3% from its peak in 2007 Q4 to its trough in 2009 Q2, the largest decline in the post-war era till date. The unemployment rate, जो December 2007 में 5% थी, June 2009 में 9.5% हुई and peaked at 10% in October 2009. Home prices fell approximately 30% on average from their mid-2006 peak to mid-2009, while the S&P 500 index fell 57% from its October 2007 peak to its trough in March 2009. The net worth of US households and non-profit organizations fell from a peak of approximately $69 trillion in 2007 to a trough of $55 trillion in 2009. In all, the Great Recession led to a loss of more than $2 trillion in global economic growth, or a drop of nearly 4%. 4% is a huge number by all metrics, mind you. 2008 के रिसेशन ने too big to fail के नोशन को एक strong reality check दिया। US Federal Reserve was the first to respond by lowering interest rates from 5.25% in September 2007 to a range of 0 to 0.25% in December 2008. Interest rates क्योंकि already अपने lower bound पे थे, the Federal Reserve did not have much scope to tamper with it. Instead, इस बार they experimented with something unconventional, quantitative easing or QE. That is fine, but what is QE? QE consists of large-scale asset purchased by central banks, usually of long maturity government debt, but also of private assets such as corporate debt or asset-backed securities. अब बात करते हैं fiscal response की. After the collapse of Lehman, US President George Bush swung into action and gave his approval to the $700 billion Troubled Action Relief Program or TARP,
on October 3rd, 2008. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेमन ब्रदर्स को बेल आउट नहीं करना फेडरल रिजर्व चेयरमैन बेन बर्नाके की बहुत बड़ी गलती थी। अगर सही समय पे ये स्टेप उठाया होता तो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स होने से बच सकता था और ये लिक्विडिटी क्राइसिस कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में इवॉल्व ही नहीं होता। इस बारे में जब बेन बर्नाके से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा, The only way we could have saved Lehman would have been by breaking the law, and I'm not sure I'm willing to accept those consequences for the Federal Reserve and for our system of laws. I just don't think that would have been appropriate. So I wish we had saved Lehman, but it was beyond our ingenuity and capacity to do it. But what about the $182 billion bailout handed to insurance giant American International Group AIG? Why was AIG rescued and Lehman left to fend for itself? सिर्फ AIG ही नहीं थी. A total of 991 companies received funds in the form of capital infusion और loans अंडर द TARP प्रोग्राम। ये बात हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है कि ये सारे बेल आउट मेरे और आप जैसे टैक्स पेयर्स के फंड्स से हो रहे थे। टिल डेट यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इन इन्वेस्टमेंट्स पर $109 बिलियन का नेट प्रॉफिट बनाया है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल, क्या प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक फंड से बेल आउट करना मॉरली सही है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड फॉर मोर सच थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस सब्सक्राइब।